सचमुच आनंद, जितना मर्जी कह लो, मेरा अचार कभी भी दादी माँ जितना स्वादिष्ट नहीं बनता। वो सिर्फ सामग्री नहीं, धैर्य और प्यार भी इसमें डालती हैं, तभी तो उनके अचार में अलग सी बात होती है। तुम भी उनके हाथ का बना अचार खाओगे ना तो बाकी अचार भूल जाओगे। तुम्हारी चटपटी स्वाद भरी बातें सुनकर मन कर रहा है कि अब तो जल्दी से ही पहुंच जाएं। वैसे और कितना टाइम लगेगा अभी आनंद हमें गाँव पहुँचने के लिए? ज्यादा नहीं, ये मैप 20 मिनट और दिखा रहा है और 20 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। राधिका मुंबई में नौकरी करती थी, वहीं उसकी शादी आनंद के साथ हुई थी। राधिका के माता पिता नहीं थे, गांव में उसके चाचा चाची और दादी रहते थे। शादी के बाद वो पहली बार अपनी दादी माँ से मिलने उनके गांव जा रही थी। राधिका की दादी सुमित्रा बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती थी, इसीलिए राधिका का तो बस मन था कि वो जल्दी से ही पहुंच जाए और अपनी दादी माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट अचार आनंद को भी खिलाए। कुछ देर बाद आनंद और राधिका गांव पहुंच जाते हैं। सुमित्रा अपनी पोती राधिका को देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ, आज भी ये घर आपके हाथों के बने अचार के मसालों की खुशबू से महक रहा है। अरे बेटी, तो लो, ये लो ना, ये मैंने कच्चे आम तोड़कर पिछले दिनों ही ताजा ताजा अचार डाला है। इसका स्वाद आनंद बेटा तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। गरम गरम नमक मिर्च के पराठे और मक्खन के साथ खाओ। ये लो बेटा, चने दाल की खिचड़ी थोड़ी और लो। बस दादी माँ, पेट फुल हो गया मेरा तो। आपके इतनी तरह के स्वादिष्ट अचारों ने तो बहुत ही स्वाद ला दिया। माँ जी, जरा इधर आना। राधिका, तुम्हारी चाची बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। हाँ बहू, बोलो, कुछ काम था? ऐसा है माँ जी, बड़े भैया भाभी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। राधिका शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ हमारे घर आई है। खबरदार, अगर इसे 100 रुपए शगुन से ऊपर दिए तो। हमारे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप तो अपनी बड़ी पोती को कुछ भी उठाकर दे दोगी। अरे मेरी भी 2 बेटियां बैठी हैं, उनका भी ब्याह करना है, इसका क्या है? एक बार आदत पड़ गई तो रोज मुंह उठाकर गाँव आ जाएगी। हाँ माँ, पहले ही राधिका की शादी में हम बहुत खर्चा कर चुके हैं। अब ये शादी के बाद अचानक मिलने आ जाएगी, कुछ तो सोचती, क्या पता था। और तुम भी पता नहीं क्या क्या उनके सामने रखे जा रही हो। अभी बस भी करो। और हाँ, ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है, बोल देना कि हमें कहीं जाना है, अपने आप शाम तक चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तेरे बड़े भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुरेश बेटा, कम से कम माता पिता बनकर तुम दोनों पहली बार आए बेटी दामाद का सम्मान तो करो। अरे कर तो रहे हैं मान सम्मान, किस सम्मान की बात कर रही हो? माँ जी, तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारा पहले बोझ कम है जो अपने मरे हुए बेटा बहू के बच्चों को भी बुलाती रहती हो। अरे हमने ही थोड़ी ठेका लिया हुआ है, तुम्हें भी पाले और तुम्हारे बच्चे के बच्चों को भी देखे। अभी राधिका की चाची बोल ही रही थी कि राधिका कमरे में आ जाती है। राधिका सारी बातें सुन चुकी थी, अब वो गुस्से में थी। बस चाची, अब और नहीं, आपने दादी को बहुत सुना लिया। अरे दादी और कहाँ जाएंगी अगर अपने बच्चों के घर नहीं रुकेंगी? क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा दुनिया में नहीं है तो? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं दादी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब दादी आपके साथ नहीं रहेंगी। चलो दादी माँ, आप अपना सामान पैक करो, आप हमारे साथ आज ही शहर चलोगे। हाँ हाँ, ले जाएगी तो अपने माँ बाप पर ही, जैसे वो अकड़ में रहते थे वैसे तू भी अकड़ में रहती है। पैसे वाला लड़का मिल गया ना तुझे, इसलिए इतना बोल रही है। अरे तुम रहने दो जी, इतनी अकड़ में अगर ले जाना चाह रही है तो ले जाने दो ना, देखना 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी। सुमित्रा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि राधिका और आनंद पहली बार आएंगे और उसके चाचा चाची उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। सुमित्रा और राधिका फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब राधिका नहीं चाहती थी कि उसकी दादी गांव में इस हालत में रहे, इसलिए राधिका और आनंद ने तुरंत फैसला लिया कि दादी माँ को अपने साथ शहर ले जाएं। और फिर सुमित्रा राधिका और आनंद के साथ शहर आ गई। शहर में सुमित्रा को सुकून था क्योंकि उसकी पोती राधिका और दामाद उसकी बहुत देखभाल करते थे। दादी माँ, अब आप हमारे साथ रहोगे, वैसे आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी अचार यहाँ भी खाने को मिलेगा, क्यों आनंद? हाँ राधिका, वो तो है। दादी माँ, मेरे भी अपने बड़े मेरे साथ नहीं है। आज आपको पाकर मेरी भी ये इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू दादी माँ। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमित्रा बहुत खुश थी। वो अपनी पोती और दामाद के लिए अचार बनाने की तैयारी करती है। राधिका सुमित्रा को बाजार लेकर जाती है। सुमित्रा अपने हिसाब से अचार के आम खरीद लेती है। घर आकर सुमित्रा ने अचार डालने की तैयारी शुरू कर दी। उसने आमों को धोकर काटकर धूप में सूखने के लिए रख दिया। अब मसाला तैयार करने का समय हो गया था। सुमित्रा ने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मसालों में मिलाया और सबको पीसकर दरदरा मिश्रण बना लिया। दादी माँ,
ये देखिए, ये आम धूप में सूख गए हैं। बस तो फिर इन आमों में ये सारे मसाले और सरसों का तेल मिला देंगे। ध्यान रहे बिटिया कि प्रत्येक टुकड़े पर अच्छी तरह से मसाला लगा हो। इसे अच्छे से मिला लो। राधिका, याद रखो बिटिया, तेल को अचार के सभी टुकड़ों पर ढकना चाहिए। तेल अचार को खराब होने से बचाता है। फिर इस अचार को केवल समय की आवश्यकता है। बस अब इसे एक बड़े कांच के जार में डालकर कसकर बंद कर दिया। अब इसे कम से कम 1 सप्ताह तक रखा जाना चाहिए। बस इसे धूप दिलाते रहो और अगर तेल कम हो तो 3-4 दिन बाद और डाल देंगे। सुमित्रा ने आम का अचार तैयार करके रख दिया। राधिका की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई हुई थीं। राधिका ने सभी को मठरी के साथ अचार दिया। राधिका, ये तो बहुत ही टेस्टी अचार है, कहाँ से मंगाया, मुझे भी बताओ। हाँ, अचार वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। किसी न्यू ब्रांड का है क्या राधिका? हाँ, न्यू ब्रांड ही समझ लो। ये मेरी दादी का अचार है। मेरी दादी अचार बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा अच्छा, दादी जी, आपने ये अचार बनाया है, ये तो बहुत टेस्टी है। सच, ऐसा अचार मेरे घर पर भी सबको मिल जाए तो बात ही बन जाए। मेरे घर में सब अचार बहुत पसंद करते हैं। क्या आप मेरे लिए अचार डाल सकते हो? मेरे लिए भी दादी माँ, अगर आप अचार डाल दो। मैंने कई बार डालने की कोशिश की पर मेरे हाथ का अचार खराब हो जाता है, रुकता ही नहीं। मम्मी कहती है कि किसी किसी के हाथ का अचार नहीं रुकता है। अगर आप मेरे लिए डाल दो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। आजकल तो वैसे भी अचार के आम का सीजन है। मैं तुम सब के लिए अचार डाल दूंगी, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। अपनी सहेलियों की बातें राधिका ध्यान से सुन रही थी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दादी के अचार को व्यापार में बदल दिया जाए, जिससे दादी को खुशी मिलेगी और उनके काम को पहचान। दादी माँ, मैंने और आनंद ने सोचा है हम आपके अचार को घर घर पहुंचाएंगे। दादी का अचार अब हर घर पहुंचेगा। हाँ दादी माँ, आपके बनाए अचार की तारीफ बहुत लोग करते हैं, तो क्यों ना आपके हाथों के अचार को एक नई पहचान मिले। राधिका और आनंद की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिस सुमित्रा की उसके छोटा बेटा बहू ने कदर नहीं की, आज बड़े बेटा बहू की बेटी, उसकी पोती और दामाद उसकी कितनी मदद कर रहे हैं, उसे कितना सम्मान दे रहे हैं, ये उसे दिखाई दे रहा था। और फिर सुमित्रा के अचार को पहचान मिली। दादी का अचार हर घर पहुंचा, जिसका सारा श्रेय राधिका और आनंद को जाता था। राधिका और आनंद जैसे बच्चे अगर किसी घर में हो तो उस घर में बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत होती है और बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा उन बच्चों के हमेशा काम आता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो अपने बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, पर कुछ बच्चे बड़ों को अहमियत नहीं देते और उनके सिर से बड़ों का आशीर्वाद अपने आप ही हट जाता है। सुमित्रा के छोटे बेटा बहू को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। सुमित्रा ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन वापस उनके पास नहीं गई। वो अब राधिका और आनंद के साथ ही रहती थी और उसकी असली खुशी उन्हीं के साथ थी। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में ही काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ।
भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं, लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी? लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।